जय श्री राम बच्चों। मैं अमित कुमार। आज मेरा यूट्यूब चैनल पे दूसरा दिन है जिसमें हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के गणित विषय के चैप्टर नंबर यानी अध्याय नंबर पहले के वास्तविक संख्या के भाग 2 में आज पढ़ेंगे। कल हमने आपको भाग 1 में इस वास्तविक संख्या से रिलेटेड और उसमें एक प्रमेय यूक्लिड द्वारा दिया गया प्रमेय के बारे में जानकारी हमने दिया था, जो कि आपको अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से आ गया होगा। और उस पे आधारित मैंने एक प्रश्न भी आपको करके दिखाया था, जिससे कि आपको ये होगा कि अगर आपने अध्याय यानी प्रश्नावली जब आप खोले होंगे किताब से तो आप चाहे होंगे तो पहले प्रश्न को आप उसी प्रकार से कर चुके होंगे। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर आपने नहीं किया है तो प्रयास करिए उसको करने का, करेंगे तो आपको आएगा। अगर है तो नहीं तो हम आपको एक प्रश्न आज आपको फिर बताते हैं कि उसको किस प्रकार आपको करना है। तो जैसे कि हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी से प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न करते हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं, हमारे पास किताब है, किताब से हम लोग करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो संख्या हमारा पहला दिया है कि 135 और आपका दिया है 225। ठीक है बच्चों, यानी इसका हमें मौसा ज्ञात करना है, लेकिन किसकी मेथड से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले लिखने का तरीका बहुत जरूरी है। आपको लिखने के तरीके हमेशा अपने को बदलने पड़ेंगे। आपको जैसे बताया जा रहा है अगर आप उससे लिखते हैं तो इसका प्रभाव बहुत पड़ता है टीचरों पे, अध्यापकों पे इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है अगर कोई डायरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हल में जो आपको प्रश्न देता है पहले वो हम लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें ये दिया था और इसका हमें मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो हम क्या करेंगे, जब दो संख्याएं देगी तो हम यहाँ पे यूक्लिड का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप इस चीज को करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इसका भाग विधि से पहले इधर एक स्टेप देना है। आप अपने कॉपी के इधर राइट साइड में आप इसका एक बार पहले डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 1 3 5। अब इसमें से घटाएंगे तो 0 और यहाँ पे बच गया आपका 9 और 1 कट गया। तो यानी पहले स्टेप में आपका शेष पर 0 नहीं आया है। तो यूक्लिड विभाजन से पद फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 इक्वल टू बी। अब हमने कल लिखा भी था कि बीच वाला आपका ए होता है, ठीक है, और बी जो होता है आपका यहाँ होता है, भाजक होता है, और क्यू जो होता है यहाँ पे भागफल होता है, और रिमाइंडर आपका 90 बचा है। फिर यहाँ पे 0 आपका वही रहेगा, रिमाइंडर आपका 90 बचा है, और भागफल यानी जिससे आप भाजक दे रहे हैं वो कितना है? 135 है। तो यानी हमने आपको कल बताया था कि आप तब तक भाग देते जाएंगे जब तक यहाँ का दोनों बराबर न हो जाए। अगला स्टेप हमारे पास है, इधर इधर कहीं नहीं देखना है, आपको ये दो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का भाग आप पुनः करेंगे। तो देखेंगे 90 कम 90, फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 4 और एक करिए। यानी अभी भी आपका जो शेष फल है 0 नहीं आया है। तो अब फिर इसी पे आधारित पद सेकेंड देखेंगे तो फिर वही चीज लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 ग्रेटर देन आर बी। फिर वही चीज, अब ए आपका कितना है? 135 है, बी कितना है? आपका 90 है, भागफल 1 है, और शेष आपका 45 दिखाई दे रहा है। अब इसी प्रकार 0 ग्रेटर देन 45, लेकिन कितने से? 90 से। अभी भी ये 0 नहीं आया है, इसका मतलब हमें अभी पुनः भाग करना पड़ेगा। 45 का भाग अब देंगे किस में? 90 में। तो 45 दूना 90 आपका कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जिससे ये कट गया तो इसका मतलब इसका शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो यानी कि अगला पद हमारा हो जाएगा थर्ड। तीसरे पद में हमारा फिर वही लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर
0 ग्रेटर देन आर लेस देन आपका बी। तो यानी ए अब कितना है बच्चों 90 है, बी कितना है 45 है, भागफल कितना गया 2, शेषफल आ गया 0। 0 शेषफल 0 है और बी कौन है 45 है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 आ चुका है। जब 0 आ गया है तो इसका मतलब अब इसके आगे हमें भाग नहीं देना है। जब नहीं देना है तो अब हमें केवल क्या करना है, पुष्टि करनी है, स्पष्टीकरण करना है कि हमारा आंसर कितना है। अतः दिए गए संख्या का HCF आपको यहीं पे देखना है कितना संख्या दिखाई दे रहा है 45 होगा। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें दिए गए संख्या का मौसा कितना प्राप्त हुआ 45 प्राप्त हुआ बच्चों। इस तरीके से आपको यूक्लिड विभाजन को क्रम बाय क्रम करना है, जो कि आप देख रहे होंगे कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप इसके बचे हुए 2 प्रश्नों को करेंगे। कभी-कभी क्या होता है कि पहले स्टेप में ही पूरा का पूरा नंबर कट जाता है। अगर पहले स्टेप में कटता है तो यानी कि आपका पद एक ही में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। केवल पद एक बार करना है और लास्ट में इसकी निष्कर्ष को आप लिख देंगे डायरेक्टली, तो आपका एक ही बार में उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जितने पद में जाएगा आपको उतने पद को दिखाना पड़ता है। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो है, आप अपना बुक अगर लेके बैठे होंगे, अगर बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुक लेके बैठे रहेंगे तो आपको प्रश्न पढ़ के समझने में सरल होगा। तो हम पढ़ते हैं प्रश्न को। लिखा है दर्शाइए कि, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए। यहाँ पे दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, तीनों चीजें एक ही होती हैं। आप तीनों को एक ही समझ सकते हैं। लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी का मतलब हमें ये नहीं पता है कि हमें लेना क्या है, लेकिन हम कोई भी अपने से यह ले सकते हैं कि कोई भी विषम पूर्णांक मान सकते हैं। और मानने का तरीका आपको पता है कि मैथ में सबसे ज्यादा मानने में x का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो हम भी यहाँ पर भी x का प्रयोग कर लेंगे। तो लिखा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, यानी कोई भी, यहाँ पे अगर हम प्रश्न लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, लिखा है जहां Q कोई पूर्णांक है, मतलब Q कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ये प्रश्न आपको दिए गए बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हल में यहाँ पे हमने लिख दिया हल। हल करने में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि दिया क्या है। हमें ये उत्तर दिया है, हमें ये चीजें लानी है। कैसे लानी, यहां से लिखा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें 2 चीजें जुड़ी है, ध्यान रखिएगा। ये धनात्मक भी लिखा है, विषम भी लिखा है, पूर्णांक भी। यानी आप कोई एक ऐसा मानेंगे जो धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक के अलावा कोई और प्रकार की संख्या न हो, न ही ऋणात्मक हो, न कोई और हो। उसके बाद वो विषम रहेगा, विषम होगा तो यानी कि सम नहीं हो सकता। उसके बाद आपका पूर्णांक होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि माना यक्ष एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने मान लिया कि यक्ष एक धनात्मक विषम पूर्णांक आपका है। तो जब यक्ष है तो यानी कि यक्ष को ही आपको सिद्ध इसी के रूप में करना है। तो जब माने हैं तो लिख सकते हैं कि यक्ष को ही आपको 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 के रूप का दिखाना है, क्योंकि यक्ष को ही बोला है कि इस रूप में लिख सकते हैं, तो मतलब यक्ष को ही इस रूप में लिखना है। तो इसलिए हम इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। जैसे सभी लोग देखे होंगे कि सभी लोग पहला लेता है, हम सबसे लास्ट वाला ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जब ऐसे दिया हो तो आपको यूक्लिड, क्योंकि आप यूक्लिड पढ़ रहे हैं तो यूक्लिड का प्रमेयिका का प्रयोग यहाँ पे आपको करना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कॉमा ग्रेटर देन आर लेस देन बी। तो आप जब कंपेयर करेंगे इस यूक्लिड से इसको अगर तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा कि a का मान x के रूप में है, उसके बाद b का मान आपका 6 है, q के बराबर है और r इसमें 5 दिया है। लेकिन जो ये लास्ट कंडीशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये कि 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू r बट लेस देन b का मतलब कितना है, 6 लिखा है। इससे ये पता चल रहा है कि इसका जो शेष फल है 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। तो इस तरीके से अगर हम रिमाइंडर लिखे तो 0 से बड़ा या बराबर, तो 0 भी लेंगे, उसके बाद 6 से छोटे तक रखना है, मतलब 0 1 2 3 4 5 तक हम शेष फल लिख सकते हैं। यानी आप यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से आप 6 प्रकार की संख्याओं को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे हम इधर देखते हैं। अब जब हमें रिमाइंडर 6 मिला है तो हम इसमें फिर यूक्लिड में आपका रख देते हैं। फिर वही लिखेंगे यूक्लिड में a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसलिए सच दैट ध्यान रखिएगा a की जगह पे a का मान कितना था, x था, x हो गया, b का मान कितना था, 6 था, 6 हो गया, q है, तो पहली बार में r की जगह हमने लिख दिया 0। इसी प्रकार 6q दूसरी बार r की जगह लिख दिया 1, तीसरी बार 6q 2, चौथी बार 6q 3, पांचवी बार 6q 4, फिर इसी प्रकार 6q प्लस 5। तो हम ये देख रहे हैं कि यक्स को हम ढेर सारा लिखे हैं और हमें केवल 3 को ही दिखाना है, तो इसका मतलब इसमें से बाकी नहीं होगा। तो हमें यह पता है कि अगर कोई भी संख्या का शेष अगर विषम बचता है तो वह संख्याएं विषम संख्या को दर्शाती हैं। अगर किसी संख्या का शेषफल सम रूप में बचता है तो वह संख्या सम संख्या के अंतर्गत आती है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जो माना है यक्स एक विषम संख्या है, तो यानी कि इसमें जो सम संख्याएं हैं वो यक्स को निरूपित नहीं करेंगी। तो यहाँ पे हम एक देंगे कि चूंकि यक्स एक धनात्मक विषम पूर्णांक है जिससे 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 को नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि रीजन ये है क्योंकि ये सभी सम पूर्णांक है। ठीक है, ये हमने कारण दे दिया। कारण क्या दे दिया कि हमारा जो 0 वाला 2 और 4 वाले हैं इनको हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये सम पूर्णांक को बता रहे हैं और यक्स हमारा विषम पूर्णांक है। जब ये बता रहा है तो यानी हम केवल उनके रूप में अतः यक्स को केवल 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। जिसे ही हम जिसको लिखे थे उस रूप में हमने लिखा, हमारा जो प्रश्न है वो सिद्ध हो गया। यानी दर्शाइए लिखा था तो हमने इस चीज को दर्शा दिया, सिद्ध कर दिया कि आपका जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक कोई होगा उसको इसके अतिरिक्त किसी और रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। मुझे हो सकता है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई होंगी। मेरा ये अनुभव कह रहा है कि नहीं, आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा। लिखने का तरीका आपको इसी तरीके से बनाने हैं। ऐसे ही अगर आपके प्रश्न और भी आते हैं तो आप इसी तरीके से उन प्रश्नों को करेंगे। ध्यान रखिएगा ये बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप केवल डायरेक्ट किसी चीज़ को नहीं कर सकते। कभी-कभी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ के नंबर कभी-कभी बदल जाते हैं, क्योंकि दिए हुए किताब के क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी। तो घबराना नहीं है।
अगर यहाँ पे प्रश्न बदल जाएगा तो हमारा तरीका रहेगा वही। आप जो दिया है आपको उसी तरीके से करना है, जो आएगा तो अपने आप ही, जिसको जो दिखाना है वो अपने आप हो जाएगा। नंबर बदलने से घबराना नहीं है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर आपका 2 कर रहे हैं, तो तीसरे क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं और तीसरे क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक। अगर आपको इसी पे आधारित अगर एक प्रश्न अपने से करना है तो हम आपको दे देते हैं कि यहाँ पे आप क्या करिएगा कि 5q प्लस 0 या फिर 5q प्लस 1, 5q प्लस 3 और उसके बाद 5 बस कि 5q प्लस 1 और 5q प्लस 3 के रूप में हम लिख सकते हैं। कोई भी अगर विषम पूर्णांक होगा तो 5q प्लस 1 और 5q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। यहीं पे हम प्रश्न को बदल दे रहे हैं। आप ये HW के रूप में अपने से कर सकते हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 5q प्लस 1 और 5q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है बच्चों। आप इस चीज को अपने से इसी के आधार पे करिएगा तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रश्न आ रहा है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न एक समस्या है। समस्या को समझेंगे तब पता करेंगे कि हमें करना क्या है। लिखा है कि किसी परेड में, इसको हम हटा देते हैं, प्रश्न संख्या 3 लिखा है किसी परेड में, परेड का मतलब कोई सेना का परेड चल रहा है जिसमें क्या है कि सैनिक लोग कतार में खड़े होके लेफ्ट राइट कर रहे हैं। लिखा है कि उसमें 616 सदस्यों का एक सेना बनाया गया है, यानी आर्मी तैयार की गई है, जिसमें टुकड़ियों में बांट दिया गया। टुकड़ियों का मतलब इस 616 में ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप कितने बनाए गए हैं? 32 ग्रुप बनाए गए हैं। तो इसका यह कहना है कि सदस्यों वाली एक आर्मी पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों में अधिकतम संख्या कितनी होगी? ध्यान से सुनिए, मेरे पास एक ट्रिक है, एक ऐसा चीज है जिससे आप ये पता करेंगे कि समस्या में कैसे आप पता करेंगे कि कब म से निकालते हैं और कब ल से। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर समस्या वाले प्रश्न में अगर अधिकतम कहता है, अधिकतम अगर कहेगा तो सदैव आपको म से निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में न्यूनतम कहता है तो सदैव आपको ल से निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यानी कभी भी अधिकतम, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, मतलब जिसमें अधिक का सेंस आए, अधिक का अर्थ निकलता हो, ज्यादा का अर्थ निकलता हो, वहां पे हम म से निकालेंगे। और जहां पे कम, कम से कम, छोटे से छोटा, न्यूनतम का अर्थ निकलेगा, छोटी चीजों का अर्थ निकलेगा, उसमें हम क्या निकालेंगे बच्चों? ल से निकालेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको ये जो दो संख्याएं दी हैं, इन दो संख्याओं का क्या निकालना है? म से। आप इन दोनों संख्या यानी 616 और 32 का आप म से निकालेंगे, म से ज्ञात करेंगे, तो जो भी म से आएगा इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि म से किस विधि से प्राप्त करें, क्योंकि क्वेश्चन में किसी विधि का नाम नहीं लिखा है, तो आप इसमें 3 विधि में से जो हमने आपको कल बताया था भाग 1 में, उसमें से किसी एक विधि का प्रयोग करके आप इसमें से म से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए हमारे लिए इतना ही क्वेश्चन काफी है। अब अगले भाग में हम लोग कल बचे हुए शेष क्वेश्चनों को करेंगे। जय श्री राम।